तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इस सावन के महीने में जो शानदार तरीके से आप जो हैं यहाँ पर एक लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। और कोई साथी ज़रा कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तो सभी साथियों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय अपने ही जीवन के निर्माण में लगा रहे होंगे। ज़रा कोई साथी ज़रा कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। नमस्कार लोकेश जी, नमस्कार कर रहे हैं। और कोई साथी ज़रा कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। अभी आपने गाना भी सुना है, फौजी प्रदीप जी गाना सुना ना? खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, अभी ये उल्फत नई नई है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की पढ़ने के लिए भी, तो बहुत सारी उल्फतें रहती हैं। तो आप उदास रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जब लगातार आप सीखेंगे तो आपके अंदर जो है एक हुनर पैदा होता है बोलने का। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का सेशन होगा कैपिटल गेन स्कीम को समझने के लिए। तो ये जो कैपिटल गेन स्कीम है, ये काफ़ी समय से मैं इसको पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन अभी चूँकि इंटरव्यू में ये पूछा गया, स्केल 3 के प्रमोशन एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा गया कैपिटल गेन स्कीम के बारे में। तो इसीलिए मैं इसको अभी तैयार करके आपके सामने लाया हूँ। हालाँकि प्रमोशन एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अभी लाइट चली गई है, बट मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कोई सा? अच्छा, बढ़िया पहुँच रही है, ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी वीडियो नहीं मिलेगा आपको, फिर कुछ देर में जब लाइट आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी, तो हम लोग वीडियो के साथ भी आएँगे। तो ये कैपिटल गेन स्कीम्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कैपिटल गेन स्कीम सामान्य तरीके से अगर देखेंगे, तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूंजीगत जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको कि एसेट में या घर खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में जो निवेश करते हैं, और उसी की अगर बिक्री की जाती है, जब बिक्री की जाती है तो मुनाफे पर टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन उसी टैक्स को जो है वो छूट देने के लिए, टैक्स में राहत देने के लिए जो योजना है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन स्कीम। आप ये मान के चलिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपना कैपिटल एसेट बेचा है, तो उसके मुनाफे पर टैक्स चुकाना पड़ सकता है। अब सरकार ने क्या कर दिया कि वो जो मुनाफा कमाया है, उस मुनाफे पर टैक्स की बचत कर सकता है। उसके 2 रास्ते हैं, या तो वो कैपिटल एसेट फिर से खरीद ले, या उसको कैपिटल गेन टैक्स सेविंग डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दे। तो इसके बारे में डिटेल आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से जानेंगे। तो परत दर परत आपको पूरी चीज़ क्लियरिटी हो जाएगी। तो फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं आवाज़ में जादू है। यस, बहुत बढ़िया। आवाज़ जो है, आप यकीन मानिए, हम बहुत कुछ जीवन में जो सीखते हैं वो कानों से सुनकर सीखते हैं। तो एक एक्टिव लिसनर जो है सबसे ज़्यादा सीखता है। और अगर किसी की मेहनत को आप 5 मिनट में समझना चाह रहे हैं, आधे घंटे में समझना चाह रहे हैं, तो उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, आप सफल हो जाएँगे। क्योंकि बचपन से 5 साल तक आपने सिर्फ़ कान से सुनकर जो सीखा है वो अमिट हो गया है। आप याद रख करिए, जब पैदा हुए थे तब से लेके 5 साल तक आपने कानों से सुना है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अगर एक बच्चे जैसा सुनेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो कैपिटल गेन स्कीम 1988 में भारत सरकार ने ये किया कि जो भी प्रॉपर्टी बेचकर अगर इनकम करते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर उस टैक्स को बचाना चाहते हैं तो या तो प्रॉपर्टी में यूटिलाइज कर ले, या वो अमाउंट जो उन्होंने कमाया है उसको कुछ समय के लिए कैपिटल गेन स्कीम में जमा कर दे। तो ये जो कैपिटल गेन स्कीम की व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 54 से लेके बी, डी, एफ, जी, जीबी, ये इनकम टैक्स एक्ट 1964 में की गई है।
तो इसके लिए सरल बात ये होगी कि जब भी आपको ये कैपिटल गेन स्कीम के लिए दें तो 54 को याद रखिए। तो 54 में याद रखेंगे तो प्रमोशन एग्जाम में भी 54, 56, 58 आता है। तो कैपिटल गेन स्कीम्स 1988 की व्याख्या अंडर सेक्शन 54 बी, डी, एफ, जी, जीबी के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 में की गई है। और इस धारा के तहत ये इनकम टैक्स का जो एक्ट है इसमें एजम्पशन दे रहा है कैपिटल गेन जो डिपॉजिट करते हैं उनमें टैक्स का। किसके लिए? जो सेलर जिसने प्रॉपर्टी बेचा। तो यहाँ तो मुख्य बात हम जान गए कि जो भी व्यक्ति अपने कैपिटल एसेट को बेचता है तो वो बड़ा अमाउंट होता है। हाँ जी, फौजी प्रदीप जी जरा माइक ऑन करके बताइए जरा कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो जरा अमाउंट उसका हैवी होता है ना? आवाज आ रही? बिल्कुल सही है सर। ओके। तो उसमें हाँ सर, आवाज एकदम सही है। ओके, ठीक है। आपको सुनने के लिए मैं थोड़ा माइक ऑन किया। तो जो भी अमाउंट कैपिटल एसेट्स बेचेगा तो उस अमाउंट को या तो फिर कैपिटल खरीदने में यूटिलाइज कर देगा, अगर यूटिलाइज नहीं किया तो कैपिटल गेन में जमा करेंगे, तब जाके टैक्स बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो उनको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप सोचिए प्रदीप जी, आप माइक ऑन करके बताइए। मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है? आपने प्रॉपर्टी को बेच दिया 1 करोड़ में। तो अगर उस प्रॉपर्टी को आपने री इन्वेस्ट नहीं किया प्रॉपर्टी में तो आपको 30% तो टैक्स लग जाएगा। तो आपको मुनाफा थोड़ी ना हुआ, मुनाफा तो हुआ नहीं। हाँ, तो सरकार ने इस लॉस हो जाएगा बिल्कुल एक लॉस हो तरह से। जाएगा, क्योंकि आप तो खुद ही 70 लैक्स में खरीदे थे, हो सकता है 80 लैक्स में खरीदे होंगे, है ना? तो इसी वजह से इस सेक्शन 54 बी, डी, एफ, जी, जीबी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 1988 तो ये इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रावधान दिया गया कि इनके तहत जो भी सेलर हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं, अगर वो इसको कैपिटल में ही रीइन्वेस्ट कर देते हैं और अगर कैपिटल में रीइन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो कुछ सीमित समय के लिए उनको कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट करेंगे तो उनको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो द सेक्शन प्रोवाइड फॉर एजम्पशन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स फॉर ए सेलर। सेलर को ये टैक्स बेनिफिट देता है, एजम्पशन देता है, कैपिटल गेन होता है उसमें टैक्स का एजम्पशन होता है। अब ये जो सुविधा है ये ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक में मिलता है। ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर कैपिटल गेन स्कीम 1988। ये आरआरबी के लिए भी अलाउ नहीं है, आरआरबी में भी ये नहीं होगा। लेकिन उसमें कहा गया अगर आरआरबी में ऐसा कुछ आए तो वो अपने स्पॉन्सर बैंक को रिकमेंड कर देगा, ऐसी बात कही गई है। अब इसमें जो बात इतना इस स्लाइड से आपने समझ पाए कि अगर कोई भारतीय नागरिक अगर अपने कैपिटल एसेट्स को बेचता है तो उस कैपिटल एसेट्स पे मुनाफे पर टैक्स लगेगा। अगर वो टैक्स में रिबेट चाहता है तो उस कैपिटल को रीइन्वेस्ट करे, फिर से कैपिटल एसेट खरीदे, या इन टाइम बिटवीन वो जो पैसा बेचा है उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दे एज ए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। तो ये डिपॉजिट स्कीम दो तरह से खोले जाएंगे। एक है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ए टाइप और दूसरा है टर्म डिपॉजिट डिपॉजिट अकाउंट टाइप बी। तो दो तरह के अकाउंट खोले जाएंगे, एक सेविंग अकाउंट खोले जाएंगे। अब इसमें देखिए क्या फायदा है। प्रॉपर्टी उन्होंने बेचा, टैक्स एजम्पशन मिलेगा, उसको दो तरह के खाते में जमा कर सकता है, सेविंग बैंक अकाउंट में, टर्म डिपॉजिट में। तो अगर टर्म डिपॉजिट करते हैं तो उनमें इनको इंटरेस्ट इनकम भी होगा, सेविंग डिपॉजिट में रखते हैं तो सेविंग का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो एक डिपॉजिट जो सेविंग में रखता है उसका नेचर सेविंग जैसा होगा, उसमें विड्रॉल परमिटेड होगा टाइम टू टाइम एज पर नियम, जो आज पर रूल्स आगे हम देखेंगे वो रूल्स क्या है।
और जो टाइम डिपॉजिट होगा उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद वो उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो अभी तक की मूलभूत बातें हैं कि दो तरह के खाते खोल सकते हैं। एक खाता सेविंग बैंक अकाउंट के रूप में ए रहेगा, दूसरा खाता टर्म डिपॉजिट जिसमें एफडीआर और एमएमडीसी। तो ये मनी मल्टीप्लायर डिपॉजिट सर्टिफिकेट होता है। ये एफडीआर जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट होता है, और जो मनी मल्टीप्लायर डिपॉजिट दोनों ही टर्म डिपॉजिट है, टाइप बी के होते हैं। अब बात करते हैं, ये मुख्य आपका स्लाइड है, मुख्य स्लाइड है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 54 में जो एजम्पशन दिए गए हैं कैपिटल एसेट के सेल प्रोसीड पर, अगर कोई कैपिटल एसेट को बेचता है और उसके प्रोसीड्स को इन्वेस्ट करता है, किन किन एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा और कैसे कैसे एसेट्स रहेंगे और कितने दिनों के लिए टाइम दिया गया है री इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर वो री इन्वेस्ट करता है तो उनको टैक्स का रिबेट है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, अंडर सेक्शन 54 में रेसिडेंशियल हाउस के लिए जिक्र किया गया है। अगर कोई आवासीय घर है उसको बेचता है और बेचने पर वो उसको री इन्वेस्ट करता है, तो या तो कैपिटल एसेट बेचा और सेल प्रोसीड को री इन्वेस्ट कर दिया। किसमें? अगर रेसिडेंशियल हाउस बेचा है तो रेसिडेंशियल हाउस में ही री इन्वेस्ट करेगा, तब जाके टैक्स बेनिफिट है। अगर वो रेसिडेंशियल हाउस जो है बेचा और अगर कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट किया तो टैक्स बेनिफिट नहीं होगा। तो रेसिडेंशियल हाउस बेचा और रेसिडेंशियल हाउस खरीदा, इन री इन्वेस्ट हो गया, तो आपको टैक्स बेनिफिट है। दूसरा कंडीशन क्या है? रेसिडेंशियल हाउस बेचा, जो प्रोसीड्स आया उसको प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाया, तो कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए उसको री इन्वेस्ट कर दिया। जैसे कि नया प्रॉपर्टी है तो 2 साल का री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है ऑलरेडी तो 3 साल। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर रेसिडेंशियल हाउस है और नई प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है तो 2 साल तक री इन्वेस्ट कर सकता है, उसको बचत ले सकता है टैक्स में। और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 3 साल तक। मतलब कंस्ट्रक्टेड का मतलब उसमें जो है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउस है तो उसके लिए। दूसरा कंडीशन जो सेक्शन में दिया गया है 54B, 54B में ये कहा गया है, लैंड अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए खरीदा था उसको बेच दिया तो टैक्स बेनिफिट उसको मिलेगा अगर फिर से वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड खरीद ले। अगर नहीं खरीद पा रहा है तो उसको 2 साल के लिए कैपिटल गेन में इन्वेस्ट कर दे तो उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद वो उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं री इन्वेस्ट किया तो फिर उसको क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। 54D में बात कही गई है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो 54 जो है रेसिडेंशियल हाउस के लिए है, 54B जो है एग्रीकल्चर लैंड के लिए है, 54D जो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या लैंड के लिए है। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए अगर प्रॉपर्टी खरीदा था उसको बेच दिया तो उसको भी री इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल में, या उसको 3 साल के लिए कैपिटल गेन में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये सीधा समझ लीजिए कि जो सेलर है जो कैपिटल एसेट बेच रहा है उसके पास दो रास्ते हैं। जो प्रॉपर्टी वो बेच रहा है उसी सिमिलर प्रॉपर्टी को खरीद ले उसी पैसे से तो टैक्स की बचत मिल जाएगी। अगर नहीं खरीद पा रहा है तो उसको इन्वेस्ट कर दे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में। तो दो तरह की बातें हैं, अगर नई प्रॉपर्टी है तो 2 साल रेसिडेंशियल के केस में, तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 3 इयर्स, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन में समय लगता है। और लैंड जो एग्रीकल्चर है उसमें चूंकि लैंड है कंस्ट्रक्शन करना नहीं है इसलिए 2 साल। और इंडस्ट्री में देखिए दो चीजें दी गई हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो यहाँ इसलिए मैक्सिमम 3 साल का री इन्वेस्ट कर सकता है। तो एक सिंपल सी बात हमारे सभी साथी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समझ गए होंगे फिर भी, कि अगर कोई व्यक्ति एक प्रॉपर्टी बेचता है तो अगर उसी टाइप की प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसको टैक्स में रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और अगर वो तुरंत खरीद नहीं पा रहा है
तो उसको कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा कैपिटल गेन स्कीम में। चलिए अब बात करते हैं, अगर कोई दूसरा कैपिटल होगा रेसिडेंशियल से अलावा, अदर देन रेसिडेंशियल है एनी कैपिटल एसेट्स, और उसको कैपिटल रेसिडेंशियल हाउस में अगर री इन्वेस्ट कर रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा। और फिर सेम कंडीशन है, न्यू प्रॉपर्टी है तो 2 साल, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 3 साल। अगर मशीनरी और प्लांट है और लैंड इंडस्ट्रियल है तो ठीक उसी तरह के एसेट में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या मैक्सिमम टाइम 3 इयर्स दिया है, मैक्सिमम टाइम 3 इयर्स दिया है। साथ में कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉट टू बी चेंज इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में ये बोला गया है कि कैपिटल जो गेन होगा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ केसेस में कहा गया है कि ये कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। जैसे कि कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, ये एक सबसेक्शन 139 में जिक्र किया गया है कि ऐसे केसेस में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा अगर वो एलिजिबल होगा, लेकिन उसके लिए उनको रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न में उनके ड्यू डेट दिखाने पड़ेंगे। मान लीजिए उनका समय नहीं हो रहा है तो ड्यू डेट उनको दिखाने पड़ेंगे। इसीलिए ये कुछ केसेस जिक्र किया गया अंडर सेक्शन 139 में कि उसका यूटिलाइजेशन वो कंसिडर नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज हैं, कुछ इक्विटी शेयर्स हैं, ये रिटर्न में दिखाएगा तो उसमें एलिजिबल है, कैपिटल गेन टैक्स की बचत उनको मिल सकेगा। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो कैपिटल गेन अकाउंट खोलने में लगेगा। एक तो होगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म केवाईसी कंप्लायंस है, जो आप नॉर्मली केवाईसी कंप्लायंस करते हैं ठीक उसी तरह से केवाईसी कंप्लायंस किए जाएंगे, जिसमें 3 तरह की चीज़ें ली जाती हैं। एक फोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लिया जाएगा। अगर आपका डिपॉजिटर्स जो है, जो डिपॉजिट करना चाह रहा है, ऑलरेडी कस्टमर है, तो फिर आप उसका जो है ड्यू डिलिजेंस ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि ऐसी सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ये कहा गया है कि अगर किसी का CKYC है तो बार बार उसको KYC देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नॉर्मल रूल है आप KYC खोल का वो पूरा करेंगे कैपिटल गेन अकाउंट खोलने के लिए। और 2 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं, एक तो सेविंग के खोले जा सकते हैं और दूसरा फिक्स डिपॉजिट के खोले जाएंगे। तो इसमें ये बात कही गई है कि जो सेविंग में अकाउंट खोले जाएंगे अकाउंट A टाइप होंगे, और जो फिक्स डिपॉजिट में अकाउंट खोले जाएंगे वो B टाइप होंगे। और इनके जो प्रोसीड्स होंगे, इसमें कहा गया है जो फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट के प्रोसीड्स होंगे वो सेविंग अकाउंट में जाएंगे और फिर वहां से विड्रॉल होंगे। तो सेविंग अकाउंट में विड्रॉल की परमिशन है। अगर फिक्स डिपॉजिट में विड्रॉल कर रहे हैं, प्रीमेच्योर क्लोजर कर रहे हैं, तो उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर से परमिशन की ज़रूरत है, या आपको उसके प्रॉपर जो ड्यू डिलिजेंस करता है उसके फॉर्म है, उस फॉर्म में ही वहाँ उनका साइन होता है कि अपने जो SSC हैं वो अपने इनकम टैक्स ऑफिसर से वहाँ परमिशन लेके आता है, तब उसको प्रीमेच्योर पेमेंट मिलता है। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि अगर मान लीजिए लमसम में पैसा मिला तो लमसम में जमा कर सकता है, अगर लमसम में नहीं मिला, इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है तो इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकता है। इसकी जो है इजाज़त इसमें दी गई है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। जैसा कि ये बात कही गई है कि अगर उनमें कैपिटल गेन में अगर खाता खोला जा रहा है तो उस पासबुक के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स सेविंग स्कीम का स्टाम्प लगा दिया जाए। ए रबर स्टाम्प बेयरिंग द लीजेंड डिपॉजिट अंडर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 ऐसा लिख दिया जाए, ताकि उससे डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट जो उनका टैक्स बेनिफिट होगा उसका लाभ वो ले पाएँ। और दूसरा जो है, इसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा, लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा। और जो क्लोजर कंडीशन होगा वो एज पर द स्कीम होगा। क्लोजर करने के लिए उनको इनकम टैक्स ऑफिसर से परमिशन लेनी होती है। अब आते हैं डुप्लीकेट पासबुक या रिसीट की। अगर इनका रिसीट गुम जाता है कैपिटल गेन अकाउंट का, तो इसके लिए वो एक एफिडेविट देके, इंडिमिनिटी देके, फिर FIR कॉपी देके
जैसा कि नॉर्मल आप एफडीआर वगैरह में करते हैं वैसा आप डुप्लीकेट कॉपी दे सकते हैं। और विड्रॉल के लिए कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर सेविंग से विड्रॉल करना है तो अकाउंट टाइप ए जो है यूज़ करेंगे सेविंग के लिए, और उसके लिए जो फॉर्म यूज़ करेंगे फॉर्म सी। फॉर्म सी, ये जो है फॉर्म सी में ऑलरेडी जब फॉर्म सी देखेंगे तो उसमें सारे डिटेल्स होते हैं, और सेविंग में विड्रॉल करेगा तो फॉर्म सी सबमिट करके सेविंग में विड्रॉल कर सकता है। दूसरा, अगर फर्दर विड्रॉल करेगा, सेविंग में पहला विड्रॉल परमिटेड है लेकिन सेकेंड विड्रॉल के लिए वो परमिशन लेना पड़ता है। तो पहला विड्रॉल जो है अलाउ करने के बाद सब्सिक्वेंट विड्रॉल अगर करना है तो फॉर्म डी भर के देगा, और फिर उसके बाद जो है सेकेंड विड्रॉल होगा। और ये बात कही गई है कि जो भी अमाउंट विड्रॉल करे जाएंगे वो विद इन 60 डेज जो है वो यूटिलाइज हो जाने चाहिए। यूटिलाइज हो जाने चाहिए जिस पर्पस के लिए लिया गया। मान लीजिए किसी के खाते में पैसा जमा है और वो कह रहा है सर मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूँ, मुझे एडवांस देने की ज़रूरत है, तो वो पैसा निकाल लेगा, लेकिन उस पैसा निकालने के 60 डेज के अंदर यूटिलाइज हो जाना चाहिए, उसका कंफर्मेशन हो जाना चाहिए। तो फॉर्म सी सेविंग अकाउंट में विड्रॉल के लिए, अगर सब्सिक्वेंट विड्रॉल करना है तो फॉर्म डी, और अगर मान लीजिए विड्रॉल किया है तो विद इन 60 डेज जो है वो यूटिलाइज हो जाना चाहिए। अब आते हैं फॉर्म जी। फॉर्म जी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कंप्लीट क्लोजर किया जाएगा। कंप्लीट क्लोजर कैपिटल गेन का अगर किया जाएगा तो उसमें फॉर्म जी जो है इस्तेमाल किया जाएगा। और फॉर्म एच जो है वो तब इस्तेमाल किया जाएगा जब अगर जो डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो गई, तो उसके लीगल हेयर या नॉमिनी को पेमेंट करना है, तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा फॉर्म एच किया। अच्छा, इसमें ये बात कही गई है कि जो विड्रॉल होंगे, विड्रॉल के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइन दिए हैं कि सेविंग अकाउंट में कोई भी चेकबुक जारी नहीं होगा, कोई भी एटीएम जारी नहीं होगा, कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल मोड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कैपिटल गेन सेविंग स्कीम में। क्यों? क्योंकि ये स्कीम्स स्पेसिफिक स्कीम है जो टैक्स सेविंग स्कीम है, इसलिए इसमें उनको विड्रॉल की परमिशन ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसमें कैश विड्रॉल अगर सेविंग अकाउंट है तो 25,000 तक अलाउड है। अगर 25,000 से ऊपर का अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही दिया जाएगा, जिसका पेमेंट वो करना चाहते हैं किसी व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि आप इसमें ये मान के चलिए इससे निकाली गई राशि का उपयोग जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ही करेंगे, वो कैपिटल एसेट ही खरीदेंगे, इसीलिए उनको 25,000 तक का नगद भुगतान की अनुमति है। 25,000 से ऊपर का भुगतान करेंगे तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही होगा। तो ये आपका इसमें मुख्य बातें ये हैं कि कोई चेकबुक फैसिलिटी नहीं, कोई एटीएम नहीं, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं। 25,000 तक कैश विड्रॉल, 25,000 से ऊपर है डीडी के माध्यम से पैसा जाएगा जिसको वो देना चाहते हैं। दूसरा, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा इसमें। इंटरनेट ट्रांजैक्शन राइट्स नहीं होंगे। अगर ट्रांजैक्शन राइट देंगे तो केवल केवल इंक्वायरी के लिए, लेन देन करने के लिए नहीं। अब सेविंग में विड्रॉल तो आपने देख लिया कि 25,000 तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं, पहला विड्रॉल परमिटेड है, सेकेंड विड्रॉल जो है फॉर्म डी के माध्यम से भर के वो देंगे, और उस विड्रॉल के लिए थोड़ा परमिशन की जरूरत होगी। और अगर 25,000 से ऊपर चाहेंगे तो वो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जाएगा जहां से वो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं उसको पेमेंट करने के लिए। मतलब हम ये बैंकर्स को इंश्योर करना होता है कि उसका इस्तेमाल जो है 60 डेज में प्रॉपर्टी के लिए ही हो जाने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर उसको टैक्स लगेगा। अब विड्रॉल कैपिटल गेन अगर फिक्स डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट के जो भी प्रोसीड्स होंगे, अगर रेगुलर क्लोजर है तो सेविंग अकाउंट के थ्रू होंगे, और प्रीमेच्योर क्लोजर है तो भी सेविंग अकाउंट से होंगे। प्रीमेच्योर क्लोजर कब करेगा वो? जब अब प्रॉपर्टी उनकी तय हो गई, यहाँ से खरीदना है, तब प्रीमेच्योर क्लोजर कर देगा, है ना। तो प्रीमेच्योर क्लोजर के लिए वो प्रूफ देगा, फिर जब क्लोजर करना है तो उनके इनकम टैक्स ऑफिसर से परमिशन दे देगा तो क्लोज हो जाएगा। तो ये एफडीआर के क्लोजर के लिए है। अब यहाँ पर एक बात कही गई है, देखिए कि अगर ड्यू डेट पर पेमेंट होता है तो बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्ट भी मिल जाएगा उनको,
और जो इंटरेस्ट के साथ जो पैसा है सेविंग अकाउंट में सेविंग अकाउंट में जमा हो जाएगा, फिर वहां से वो पैसा निकाल सकते हैं। और प्रीमेच्योर क्लोजर जो होगा उसके लिए इंटरेस्ट कम्प्यूटेशन किया जाएगा और जो पेनल्टी का प्राविधान है आपका वो काट के उसको देंगे। यहाँ पर एक फॉर्म जी की बात कही गई है। अगर पूरा क्लोजर करना है कैपिटल गेन के सारे अकाउंट का तो वहां पर फॉर्म जी भर के देना है, जो असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स के उसके ज्यूरिडिक्शन में जो ऑफिसर है उससे ड्यूली अप्रूव होना चाहिए फॉर्म जी में। तो यही बात जो मैं कह रहा था कि अगर कंप्लीट क्लोजर करना है तो उसमें फॉर्म जी इस्तेमाल होगा और उस फॉर्म जी जो है ड्यूली अप्रूव होगा असेसिंग ऑफिसर से। अब आते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेन। अगर जो भी इंटरेस्ट डिपॉजिट करते हैं जो अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, क्वार्टरली और हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो पीरियडिकल इंटरेस्ट है आजकल जो बैंकें हैं वो क्वार्टरली देते हैं और कई बैंकें जो है हाफ ईयरली देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंटरेस्ट कहा गया है क्वार्टरली देने के लिए। और वो इंटरेस्ट जो है सेविंग अकाउंट में जमा किया जा सकता है और उसमें टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो टीडीएस का आपका जो रेट है वो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। डिपॉजिट में टीडीएस क्या है कि अगर एक डिपॉजिट पे टीडीएस साल भर में 50,000 40,000 से ऊपर होता है तो टीडीएस लगेगा। तो वही रूल जो है यहाँ पर भी लागू होगा। अब आते हैं इसका ट्रांसफर। तो अकाउंट का जो ट्रांसफर है उसी बैंक के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हो सकता है, लेकिन एक बैंक से दूसरे बैंक में नहीं हो सकता है। ये इसके ट्रांसफर का है। एक ही बैंक के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन अलग अलग बैंक में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अब आते हैं बैंकों के लिए एक जिम्मेदारी दी गई है कि कैपिटल गेन अकाउंट में जो भी राशि का लेन देन किए जाएंगे या जो भी अकाउंट खोले जाएंगे इनका प्रॉपर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। और ये जो प्रॉपर रिकॉर्ड है ये कभी भी इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर हैं उनको जो है मांग सकते हैं या इंस्पेक्शन में आएंगे तो उनको दिखाना होगा रिपोर्टिंग में। अब नॉमिनेशन के लिए यहाँ पर एक बात कही गई है कैपिटल गेन में कि नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन ये मैक्सिमम 3 नॉमिनेशन फैसिलिटी देते हैं। 3 लोगों के नॉमिनी बना सकता है इसमें डिपॉजिटर। लेकिन एक बात कही है इसमें कि अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी होंगे और अगर डेथ क्लेम होगा तो अलग अलग उसको प्रोरेटा बेस पे नहीं बांटा जाएगा, तीनों को जॉइंटली पेमेंट किया जाएगा या तीनों के कंसेंट में किसी एक को पेमेंट किया जाएगा। इस पूरे स्क्रीन का मतलब ये है। साथ ही इसमें ये कहा गया है कि माइनर के नाम पर जो है कोई भी नॉमिनी अगर रखना है तो इसमें नहीं रख सकते हैं। इसमें ये कहा है अगर नो नॉमिनेशन शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर। अगर माइनर का खाता खोला गया है तो नॉमिनेशन नहीं होगा क्योंकि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फर्म कंपनी एसोसिएट में भी नॉमिनेशन नहीं होगा, जो नॉर्मल रूल है नॉमिनेशन का, क्योंकि ये ना तो नॉमिनी बना सकते हैं ना नॉमिनी कर सकते हैं। लेकिन माइनर नॉमिनी बन सकता है लेकिन नॉमिनेशन नहीं कर सकता। अब अगर कोई डिसीज केस है, नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है, तो फिर नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो तीनों नॉमिनी को जॉइंटली मिल जाएगा या तीनों के कंसेंट से किसी एक को मिल जाएगा। अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर यहाँ पर एक बात आती है, फॉर्म एच भर के देना पड़ेगा, लीगल हेयर सारे जो डिसीज डिपॉजिटर के हैं, साथ ही साथ असेसिंग ऑफिसर जो यूरिडिक्शन इनकम टैक्स है उसका अप्रूवल भी लगेगा और उनके लीगल हेयर्स जो डिसीज डिपॉजिटर हैं उनका फॉर्म भर के वो क्लेम देना पड़ेगा और असेसिंग ऑफिसर अप्रूव करेगा तब उसका पेमेंट हो जाएगा। अब डिसीज केसेस में जो इसके लिए बोला गया है कि डिसीज केसेस में बाकी जो प्रिकॉशन है जैसे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें जो है एज पर नॉर्म्स में दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट या कोई विल वगैरह है और वेरीफाई नहीं हो रहा है तो प्रॉपर प्रोसेस जो डिसीज का लेते हैं आप उसी हिसाब पे आप इसको लेना है। तो ये आपका कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम्स है। टीडीएस के बारे में कहा गया है कि अगर
पैन कार्ड नहीं है तो जो TDS रेट 20% लगता है। अगर पैन है, इंटरेस्ट इनकम अगर मान लीजिए उस पीरियड का 40,000 से ऊपर है तो TDS एप्लीकेबल रहेगा उसके इंटरेस्ट इनकम पे। कुछ एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने चर्चा भी किया है उस पर आप ये देख सकते हैं कि अकाउंट खोलने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म ए लगेगा। सेविंग अकाउंट जो खोलेंगे ए लगता है। टाइम डिपॉजिट में फॉर्म बी लगता है। एप्लीकेशन विड्रॉल के लिए सी लगेगा। और फिर यूटिलाइजेशन किया कि नहीं किया उसके लिए डी लगेगा। ई के लिए फॉर्म जो है नॉमिनेशन का फॉर्म है। एफ नॉमिनेशन कैंसिलेशन या चेंज का है। जी जो है अकाउंट क्लोजर करने का है। एच जो है अगर डिपॉजिटर की डेथ हो गई तो क्लेम के लिए है एच। तो ये आपका आज छोटा सा एक सेशन था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कैपिटल गेन टैक्स सेविंग डिपॉजिट स्कीम 1988। तो ये जो टैक्स सेविंग स्कीम है अगर इसको फिर से अगर सरल तरीके से देखेंगे तो आप इतना मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई कैपिटल एसेट्स को बेचता है तो उसके मुनाफे पर उसको टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के तहत ये प्रावधान दिया है कि अगर कोई व्यक्ति ये कैपिटल एसेट बेचता है और फिर से उसी निर्धारित एसेट में निवेश कर देता है तो उसको टैक्स में छूट मिल जाता है, राहत मिल जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर वो उसी एसेट में निवेश नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में अगर वो जमा कर देता है निर्धारित समय के लिए तो उसको भी छूट मिल जाता है टैक्स में। तो दो तरह के खाते खुलते हैं, सेविंग और टर्म डिपॉजिट। सेविंग में 25,000 कैश विड्रॉल कर सकते हैं। 25,000 से ऊपर है डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। 60 डेज के अंदर उनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और इस अधिनियम की चर्चा जो है सेक्शन 54 के तहत की गई है। 54 जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का है। बाकी बी डी जो आगे दिया गया है एग्रीकल्चर लैंड है बी। फिर डी जो दिया गया है वो इंडस्ट्रियल लैंड है। फिर उसके बाद जो है प्लांट एंड मशीनरी वगैरह दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा सेशन कि इसमें कैपिटल गेन से जुड़े हुए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो कोई साथी जरा माइक ऑन करके बोल देंगे, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, आप लोग को कुछ समझ में आया कि नहीं आया। कोई साथी जरा माइक ऑन करके बता देंगे। बबलू जी। कोई भी साथी। सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लियर है। एक डाउट सर इसमें ये है। हेलो बताइए। सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, बहुत हेलो। बुलंद आवाज आ रही है। एक इसमें डाउट तो नहीं, एक क्वेश्चन मेरा ये है सर इसमें। जैसे हम कैपिटल कुछ अगर सेल करते हैं तो उस पे जैसे अगर हमें गेन नहीं करना है लेकिन इनकम टैक्स के दायरे में कुछ छूट हमें मिलती है। जैसे जितना हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें उस पैसा शायद एग्जेम्प्टेड होता है। नहीं तो जितना जैसे आप सब जैसे जैसे आप उसको कैपिटल को सेल किया आपका, है ना, कैपिटल जितना भी सेल सर किया है वो कैपिटल को इन्वेस्ट सर करोगे तो आप उसमें पूरे अमाउंट पे, क्योंकि ये एक नंबर में सेल होता है, एग्रीमेंट होता है। मेरी प्रॉपर्टी 50 लाख में सर खरीदी थी लेकिन आज 1 करोड़ में सेल हुआ है तो उसकी तो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री में अमाउंट होगा। उस अमाउंट पे जो है आपको अगर उसको री इन्वेस्ट करोगे तो उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसमें कोई सर सीलिंग नहीं है, उस अमाउंट पे ही है वो। मेरा क्वेश्चन ये था सर। हम्म। हाँ, क्या क्वेश्चन था आपका? सर क्वेश्चन ये था कि जैसे सपोज दैट मैंने एक मान लीजिए फ्लैट लिया है। हम्म। आज के डेट में 50 लाख का लिया और 2 साल बाद में उसको 70 लाख या 80 लाख में सेल करता हूँ। ठीक तो है। जो 50 लाख रुपए मैंने ये इन्वेस्ट किया हुआ है, हम्म। ये तो उसमें एग्जेम्प्टेड है ना? हाँ, वो 50 लाख नहीं, अभी तो आपने उसको सेल किया 70 लैक्स में। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स हाँ की बात हो रही है यहाँ पर, प्रोसीड्स।
और आपने 2 साल उसके पहले, बाद अगर हमें इन्वेस्ट नहीं करना है तब की बात पूछ रहे हैं हाँ, आपने 50 लाख में फ्लैट खरीदा था 2 साल पहले, ठीक। सर। आज बेच दिया है आपने 70 लाख में, तो वो 70 लाख सर पैसा दिया, तो उस 70 लाख का आपको फिर वो घर फ्लैट खरीदना पड़ेगा। अगर नहीं खरीदेंगे तो 30% टैक्स पे कर दीजिए, अपना पैसा रख लीजिए। पूरा ठीक है, 70 लाख पर 30% पे करेंगे या 20 लाख पे सर? नहीं नहीं, पूरा प्रोसीड्स। हाँ, इसी पर थोड़ा सा मुझे डाउट है सर। ठीक है, पूरा क्योंकि प्रोसीड्स। आईटीआर वगैरह भरते हैं तो हाँ उसमें ये एग्जेम्प्टेड होता है कि जितना हमने खर्च किया है वो प्लस अगर कुछ हमने और उसमें जैसे फर्निशिंग वगैरह कुछ करवाया है तो उसको ऐड करके उतना माइनस हाँ, करके वो जितना वो पैसा टैक्स, बचता है टैक्स प्रावधान है, उसको बोलते हैं, उसी पर टैक्स। उसको बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं टैक्स में। जो प्रॉपर्टी पे जो लॉस हुआ है वो मिटिगेट करेगा, वो एडिशन किया है सरकार ने इनकम टैक्स में। मान लीजिए सर एक एक नई प्रॉपर्टी और पुरानी प्रॉपर्टी पे कुछ लॉस हुआ है तो उसको मिटिगेट करता है, इसमें ये प्रोसीड्स के आधार पर बोला गया है। तो अगर मान लीजिए आपने पुरानी प्रॉपर्टी में लॉस हुआ कितना, 50 लाख का, नई प्रॉपर्टी सर 70, तो 50 और 70 को माइनस कर देगा, 20 पर जो है टैक्स लगेगा। ये बात कही गई है उसमें। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी का लॉस है प्रॉपर्टी के मुनाफे से ही एडजस्ट होगा, ये क्लियर किया गया। तो एक प्रॉपर्टी आपके पास था, एक प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हैं, उनमें जो लॉस होगा उसको मिटिगेट कर देगा। ठीक है, उसके आधार पर रहेगा। ठीक है सर, ओके तो सर, ओके, थैंक यू, इसमें, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद सर। ओके। में इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है, इसके कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं इनके परमिशन के लिए। तो परमिशन के लिए क्लियर दिया गया है, सारे अकाउंट क्लोज करना चाह रहा है तो परमिशन की ज़रूरत है। फॉर्म में ही उनमें असेसिंग ऑफिसर का सील जो है लगता है, उनका अप्रूवल लगता है। और अगर 60 डेज के अंदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है तब जाके उनको फिर वहाँ पर परमिशन लगता है। तो आज के सेशन में आपको सरल तरीके से समझ आया कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम्स। और ये छोटा सा सेशन था जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए पूछा जाता है। तो आप सभी का जो इंटरव्यू वगैरह की तैयारी अच्छी चल रही होगी और छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको लाभ मिल रहा होगा। अभी एक सेशन इंटरव्यू का और है, अभी साथ में ही बने रहिए इसी लिंक पर, आपको एक इंटरव्यू का सेशन मिलेगा, उसका लाभ लीजिए। और मैं ये चाहूँगा कि कोई साथी पढ़े जरा, है ना, कोई साथी जरा, प्रदीप जी आप पढ़ दीजिए क्या लिखा है स्क्रीन पर। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। वाह, वाह, क्या बात कह दी आपने, है ना। तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए, समय के हिसाब से सब चीज़ बदलता रहता है ना। आपका रोल जहाँ पर होगा सोच वैसी होना चाहिए। आप अभी क्लरिकल हो तो आपकी सोच क्लरिकल जैसी होनी चाहिए, आपका नॉलेज क्लरिकल जैसा होना चाहिए। आप कल मैनेजर बन जाओगे तो आपकी सोच मैनेजर जैसी होनी चाहिए, आपका नॉलेज मैनेजर जैसी होनी चाहिए। तो ये आपका खुद ठहर जाए चलेगा, लेकिन सोच जो है आप हमेशा जो है चेंज करते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही जीवन का आनंद लेते रहिए। मैं अद्भुत जीवन जो आपको मिला है इसके प्रत्येक क्षण का आप आनंद लीजिए। और अभी सेशन लेने आ गई हैं सलोनी जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी सर जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक डाउट है सर। हाँ, नमस्ते जी। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, इसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में नहीं सर समझ में। इंटरेस्ट रेट एज पर एप्लीकेबल बाय द बैंक रेट, बैंक में जो एप्लीकेबल रेट है उसमें है। क्योंकि जब जी जी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहा है तो 2 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो 2 साल का रेट चल मिल रहा होगा वो रेट मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके पास रहेगा, है ना। ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके, ठीक है। तो सलोनी जी मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी सर जी सर, गुड इवनिंग। वाह वाह, आप बहुत बढ़िया, हमारे साथियों को थोड़ा सा बहुत एनर्जी दे दीजिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बातचीत करते हुए कर दीजिए। मैं तो अंधेरे में पढ़ा दिया, हमारे यहाँ लाइट नहीं है। जब सेशन स्टार्ट किया था एक 2-3 सेकंड के बाद लाइट चली गई। अच्छा। तो ए अंधेरे
देख तेरा मुंह काला कर दिया, सलोनी जी आ गई, घर में उजाला कर दिया। तो आप वाह वाह सर, धन्यवाद धन्यवाद। आप आए और उजाला हो गया। तो आप को मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक छोटे यू सो छोटे मच। शब्दों में थोड़ा सा सरल भाषा में हमारे साथियों को समझा दीजिए जी कि सर, किस जी तरह सर, से इंटरव्यू का सामना करते हैं। जी सर। इंटरव्यू के लिए जैसे अभी आपका किस तरह से प्रदर्शन होगा इंटरव्यू में, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला बोलेंगे अरे वाह इसको तो हमें चाहिए चाहिए, अपनी टीम में शामिल चाहिए चाहिए, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। जैसे सलोनी मैं जी को देखेंगे तो सब लोग बोलेंगे हाँ ये हमारी टीम में चाहिए, हमारी टीम में चाहिए। तो इस तरह का थैंक यू आप सर, कॉन्फिडेंस दे दीजिए। थैंक यू सो मच। आप ले लीजिए सेशन। थैंक यू और सर, थैंक यू जी।